ज़रा ख़ुद को इमेजिन करिए एक ऐसे कब्रिस्तान में जहां आप अकेले हैं। ना आपके साथ कोई है, ना आसपास। रोशनी दूर दूर तक नहीं है और हर सेकंड आपको ये एहसास हो रहा है कि कोई तो है जो आपको घूर रहा है। कोई तो है जिसके होने का एहसास आपको बार बार महसूस हो रहा है। और फिर आपको कुछ ऐसा दिखे जिसके बाद आप अपने होश खो बैठो और उसी कब्रिस्तान में आपको आगे 1 घंटा और बिताना पड़ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर के साथ। हालांकि ये कोई हादसा नहीं था, रवि ने उस कब्रिस्तान में जाने का खुद ही डिसाइड किया था। लेकिन कोई ऐसा क्यों ही करेगा, इस बात का जवाब आपको आगे वीडियो में ज़रूर मिलेगा। चलिए इस वीडियो को और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस पैरानॉर्मल केस स्टडी की। इस केस में जो सबसे ब्रूटल और ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि रवि के आगे आने वाले 2 साल पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। उनकी पढ़ाई पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। फैमिली को फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि रवि को जान जाने का खतरा तक हो गया था। अब इतनी सारी बुरी चीज़ें होने की क्या वजह थी, आइए जानते हैं। राजस्थान, कोटा, एक ऐसा शहर जहां स्टूडेंट्स पढ़ने लिखने और अपने सपने पूरे करने आते हैं। हमारे सब्सक्राइबर रवि, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन दिनों कोटा में अपनी स्टडीज़ की वजह से पिछले 1.5 साल से रह रहे थे। रवि कोटा में ही एक प्राइवेट हॉस्टल में अपने 2 रूममेट्स के साथ सुकून की ज़िंदगी बिता रहे होते हैं और अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि तभी इन तीनों के बीच शुरू होता है एक खतरनाक खेल। हालांकि मजाक में शुरू हुई चीज़ें इतनी सीरियस नहीं थी। रवि के वो दोनों रूममेट्स किशन और उत्कर्ष, जिन्हें ये प्यार से उत्तू कह के बुलाते थे, हर रोज़ कुछ न कुछ नया ट्राई करते थे। जैसे कि नाइट आउट करना, लेट नाइट मूवीज़ देखना और भी बहुत कुछ, जैसा कि हॉस्टल लाइफ में होना बहुत ही नॉर्मल बात होती है। और एक रात जब ऐसे ही किसी वीकेंड पे रवि, किशन और उत्कर्ष नाइट आउट के लिए निकले थे तो घूमते हुए उन्हें एक सेमेट्री दिखाई देती है। उस सेमेट्री को लेके आसपास के लोगों में अफवाह थी कि यहाँ कोई चुड़ैल रहती है। और इस तरह की अफवाह हर शहर, हर कब्रिस्तान के लिए होना बहुत ही कॉमन बात है और इसमें कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। उस रात भी इन तीनों ने ऐसे ही मस्ती मजाक में इन कही सुनी बातों को सीरियस न लेते हुए उस सिमेट्री के सामने अपनी बाइक खड़ी की और बड़े ही हंसी मजाक के माहौल में किशन उत्कर्ष से कहता है कि भाई, अगर तू इस सिमेट्री के सामने वाली दीवार छू के आएगा ना तो नेक्स्ट वीकेंड की पार्टी का सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। उत्कर्ष किशन से कहता है कि बस इतनी सी बात और रवि की तरफ इशारा करता है कि देख ले भाई, अगर मैंने ये कर दिया तो जिम्मेदारी तेरी होगी इसकी जेब से पैसे निकलवाने की। रवि हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, कर तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन चल ये मौका मैं तुझे दे रहा हूँ। अब उत्कर्ष बाइक से उतरता है, अपने कदम उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ाना शुरू करता है। अब इस शर्त के लिए उत्कर्ष मान तो गया था, लेकिन उस कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे कहीं ना कहीं एहसास हो तो रहा था कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहा। लेकिन अब क्योंकि वो ये फैसला ले चुका था और अब वो पीछे नहीं हट सकता था। अब उत्कर्ष उस कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचता है। लोहे का वो बड़ा सा जंग लगा हुआ गेट मानो उत्कर्ष से कह रहा हो कि अंदर मत आना। उस गेट के बीच के गैप से उत्कर्ष अंदर झांकता है, जहां उसे बिल्कुल गुप अंधेरा दिखाई देता है। बड़े बड़े पेड़ जो कि हवा से हिल रहे थे अब उत्कर्ष के दिल में एक खौफ पैदा कर रहे थे। अजीब बात तो ये थी कि उस कब्रिस्तान के बाहर किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ना कोई गार्ड, ना कैमरा, कुछ भी नहीं। फिर भी गेट ऐसे खुला हुआ था जैसे कि यहाँ कोई सदियों से ना आया हो। तभी उत्कर्ष के पीछे से रवि की आवाज़ आती है, सुबह जाएगा क्या अंदर, जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है। अब उत्कर्ष जैसे ही अंदर जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाता है, उसे उस कब्रिस्तान के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कोई उत्कर्ष को चिल्लाता है कि यहाँ रात में आना मना है, निकल जाओ यहाँ से। अब ये आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी,
जैसे किसी इंसान की। इसमें ऐसा डराने वाला तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि शायद कोई देख रेख करने वाला अंदर हो। और जब उत्कर्ष ने वो आवाज़ सुनी तो उल्टे पैर भागा और सीधा रवि और किशन के पास जाके रुका। अब रवि उत्कर्ष से कहता है कि बस डर गया, तू तो शर्त हार गया। तब उत्कर्ष रवि को बताता है कि वहाँ कोई भूत वूत नहीं है, अंदर शायद कोई गार्ड है जिसने मुझे अंदर जाने से पहले ही रोक दिया। जिस पे रवि कहता है कि ये सब तो बहाने हैं, तू शर्त हार चुका है। और तब उत्कर्ष रवि से कहता है कि अगर तुझे ये बहाना लग रहा है तो तू ही जाके दिखा दे। और इस बात पे रवि उन दोनों से कहता है कि ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ, लेकिन पार्टी मैं दोनों से लूँगा। और इस बात पे दोनों उत्कर्ष और किशन एग्री कर लेते हैं। रवि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैर उस कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ाता है और अपने मन में ये बार बार बड़बड़ा रहा होता है कि इसमें इतना भी कौन सा मुश्किल था। उसे उस कब्रिस्तान की अंदर की दीवार छू के ही तो वापस आनी थी, कौन सा उसे रात भर उस जगह पे रुकना था। और यही कहते हुए वो उस कब्रिस्तान के अंदर इंटर करता है। और इस बार अजीब बात ये थी कि उसे किसी की कोई आवाज़ नहीं आती, ना उसे कोई रोकता है ना मना करता है। अब किशन और उत्कर्ष ये सब बाहर खड़े होके देख रहे होते हैं। अब बिना किसी रुकावट के जब रवि उस सेमेट्री में अंदर चला जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस मानो पहले से 10 गुना ज़्यादा हो गया हो, क्योंकि अब रवि इस बात को लेके श्योर हो गया था कि अंदर कोई गार्ड तो बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो जैसे उसने उत्कर्ष को रोका था, मुझे भी रोकता। यही वजह थी कि रवि को लगा कि उत्कर्ष तो झूठ बोल रहा था। और रवि अपने कदम उस दीवार के तरफ आगे बढ़ाना शुरू करता है। अभी रवि ने कुछ ही दूरी तय की थी कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है। रवि कुछ देर के लिए रुकता है और अपने आसपास देखता है। अंधेरा गुप्त होने की वजह से उसे वहाँ कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। और उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी इतने आम नहीं थे, यानी कि रवि के पास किसी भी तरह का कोई लाइट सोर्स नहीं था। और जैसे जैसे रवि अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, उसे बार बार वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जब रवि ने अपनी नज़रें दौड़ाई तो उसे पता चला कि ये आवाज़ें तो किसी और चीज़ की नहीं, बल्कि हवा से हिलते हुए पत्तों की है। रवि खुद को दिलासा देता है और मन ही मन कहता है ये कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही डर रहा हूँ। अब रवि उस दीवार के पास पहुँचने ही वाला होता है कि तभी एक बहुत तेज़ ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से होके गुजरता है, जिससे रवि थोड़ा पैनिक हो जाता है। अब रवि के कदम, जो कि अब तक बहुत ही धीरे चल रहे थे, अब तेज़ होने लगते हैं। रवि को लगा कि भूत हो ना हो, लेकिन इतनी सुनसान जगह पे ऐसे अंधेरे में कुछ भी खतरा हो सकता है। अब रवि का डर हकीकत में बदलना शुरू होता है जब उसे उस दीवार के पास से ही उसका खुद का नाम सुनाई देता है। कोई तो था जो रवि का नाम खुसफुसाहट में ले रहा था, लेकिन वो आवाज़ धीमी होने के बावजूद इतनी तेज़ थी कि रवि को लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। यही वक्त था जब रवि को ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उसने इस कब्रिस्तान में आके गलती कर दी है। अब रवि को शर्त के बारे में कुछ नहीं पड़ी थी। रवि तो बस उस कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन रवि को क्या पता था कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। अब रवि उल्टे पैर उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने के लिए उस गेट की तरफ भागना शुरू करता है। और भागते हुए रवि का पैर एक कब्र के कोने से लड़ता है और रवि वहीं मुंह के बल गिर जाता है। रवि को अब चोटें भी आ चुकी थी। जब रवि किसी तरह अपने आप को संभालता है और खड़े होने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसे उस अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस गेट के सामने कोई तो खड़ा है, लेकिन जो भी चीज़ वहाँ थी उसके सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। वो चमकती हुई चीज़ और कुछ नहीं बल्कि 2 आंखें ही थी। रवि बताते हैं कि उस वक्त मेरा हाल ऐसा था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि आज रात मैं जिंदा बच पाऊंगा। और रवि जब अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके पैर को बहुत ज़ोर से पकड़ कर खींचा हो, जिससे रवि फिर ज़मीन पे बहुत ज़ोर से गिरता है। और इस बार रवि के सर से बहुत ज़्यादा खून भी निकलने लगा था। अब जब रवि दोबारा उस गेट की तरफ देखता है
तो उसे वहाँ वो आंखें नहीं दिखाई देती। अब रवि घिसते हुए उस कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचने ही वाला होता है और नोटिस करता है कि किशन और उत्कर्ष उस गेट के सामने ही खड़े हैं। वो उन्हें आवाज़ लगाना शुरू करता है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या था उस कब्रिस्तान में कि रवि की आवाज़ मानो उस गेट के बाहर जा ही ना रही हो। अभी रवि को उसके पीछे से किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि कोई जानवर गुर्राते हुए अपनी सांसें भर रहा हो। और शायद यही वो मोमेंट था जब रवि को कुछ भी करके उस गेट से निकल के भाग जाना चाहिए था, लेकिन रवि एक गलती कर बैठता है। उसने पीछे मुड़ के देख लिया था, जहां उसे एक बहुत ही लंबा साया दिखाई देता है। और इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, वो चीज़ रवि के सीने पे आके बैठ जाती है और रवि बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखता है और बेहोश हो जाता है। अब इन सब चीज़ों के होते हुए आधा घंटा हो चुका था और किशन और उत्कर्ष भी अब थोड़ा परेशान होने लगे थे। किशन उत्कर्ष से कहता है कि भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल दोनों चलते हैं और देख के आते हैं कि रवि आखिर कर क्या रहा है इस कब्रिस्तान में। और जब वो उस गेट के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें रवि से पहले ही एक 6 फुट का आदमी दिखाई देता है, जो कि अजीब तरह से लंबा होने के साथ साथ दिखने में भी काफ़ी अजीब था। और वो जो भी था, किशन और उत्कर्ष से कहता है कि चले जाओ यहाँ से, ये जो अंदर है अब वो जिंदा नहीं है। ये सुनते ही इन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है और ये मदद मांगने के लिए हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि रवि अंदर फंसा हुआ था। और इतना देखने और सुनने के बाद इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि रवि को अकेले वापस ला सके। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब किशन कुछ और लड़कों को लेके उस कब्रिस्तान के अंदर पहुंचता है और थोड़ा अंदर जाने के बाद उन्हें रवि बहुत ही ख़राब हालत में मिट्टी में लिपटा हुआ मिलता है। रवि के सर से खून निकल रहा था, कपड़े पूरे मिट्टी से भरे थे और वो होश में भी नहीं था। किसी तरह सब ने मिलके रवि को उठाया और हॉस्टल वापस लेके आए। अब किशन, जिन्होंने हमें ये कहानी मेल की है, बताते हैं कि उस दिन रवि के साथ जो कुछ भी हुआ था उसने हमें वो सारी बातें 2 साल के बाद बताई, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद रवि अपने घर लखनऊ वापस लौट गया था और उसके बाद 2 साल तक उत्कर्ष और किशन का रवि से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और फिर जब 2 साल के बाद किसी वजह से किशन को लखनऊ जाना पड़ा और वहाँ वो रवि से मिला, तो रवि ने उसे ये सारी कहानी बताई और ये भी बताया कि उस इंसिडेंट के बाद 3 महीने तो मैं बेड से भी नहीं उठ पाया था। रवि के सर पे लगी चोट इतनी भी गहरी नहीं थी, लेकिन उस कब्रिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद रवि कुछ महीनों तक तो सीधा सोया भी नहीं था, क्योंकि रवि ने बताया कि जब भी वो सोने के लिए आंखें बंद करता था उसे वही साया, वही आवाज़ें और वही सब दिखाई देता था। रवि के पेरेंट्स ने रवि का जितना हो सके इलाज कराया, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन रवि की रिकवरी होने का नाम नहीं ले रही थी। रवि की हेल्थ 2 साल तक लगातार गिरती रही और फिर 2 साल बाद रवि ने थोड़ा बहुत रिकवर करना शुरू किया और आज 20 साल के बाद अब रवि पूरी तरह से ठीक है और खुश है। लेकिन उस एक शर्त, उस एक रात, उस एक गलती ने रवि के 2 साल बर्बाद कर दिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप यहाँ तक रुक के मेरा साथ दे चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इन वीडियोस में और क्या बेहतर कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।